हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन कंसेप्ट एक्चुअली काफ़ी सिंपल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिल को समझने के लिए हमें 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट को भी समझना पड़ेगा। तो आइए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले MMDR एक्ट क्या है? MMDR का फुल फॉर्म है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ये इंडिया का एक मेन लॉ है जो माइंस और मिनरल्स की डेवलपमेंट और रेगुलेशन को गवर्न करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो माइनिंग कैसे होती है, माइनिंग रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कैसे होगी, माइनिंग लीज और रॉयल्टी कैसे डिसाइड की जाएंगी, सभी इस लॉ से कनेक्टेड है। अब 2026 में इसी एग्जिस्टिंग लॉ में एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई है और सवाल ये है कि अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। इंडिया में माइनिंग एक्टिविटी अलग अलग स्टेट्स में की जाती है और स्टेट्स के लेवल पर डिफरेंट टैक्सेस, सेस और लेवाइज भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट का आर्गूमेंट है कि जब एक माइनिंग कंपनी को डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप के चार्जेस फेस करने पड़ते हैं तो माइनिंग की ओवरऑल कॉस्ट अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, और जब कॉस्ट अनप्रेडिक्टेबल होगी तो इन्वेस्टमेंट भी डिस्करेज हो सकती है। तो गवर्नमेंट का बेसिक लॉजिक है कि जितना ज़्यादा प्रेडिक्टेबल टैक्सेशन रहेगी उतनी ज़्यादा सर्टेनिटी माइनिंग कंपनीज को होगी और उतना ही ज़्यादा डोमेस्टिक लेवल पर मिनरल्स का जो प्रोडक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है फॉरेन पर हम कम करें, और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हाल ही में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ इंट्रोड्यूस किए हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मिनरल बेरिंग लैंड। मिनरल बेरिंग लैंड का सिंपल मीनिंग है ऐसी लैंड जिसमें मिनरल्स प्रेजेंट हैं, और यहीं से ये इशू सिर्फ माइनिंग पॉलिसी का नहीं रहता, ये डायरेक्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेंटर स्टेट रिलेशन से कनेक्ट हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट लिस्ट में एंट्री 50 है जो डील करती है टैक्सेस ऑन मिनरल राइट से, और एंट्री 49 लैंड और बिल्डिंग पर टैक्सेस से रिलेटेड है। इसीलिए जब भी हम मिनरल्स राइट और मिनरल बेरिंग लैंड की टैक्सेशन की बात करते हैं तो नेचुरल क्वेश्चन आता है सेंटर की पावर कितनी है और स्टेट्स की पावर कितनी है। अब हम बात करते हैं उस केस की। इस केस का नाम है मिनरल्स एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट था और मेजोरिटी डिसीजन 8:1 से था। अब कोर्ट ने क्या कहा? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रॉयल्टी जो है वो टैक्स नहीं होती। यानी कि ये इसका मतलब समझते हैं पहले, रॉयल्टी और टैक्स सेम चीज़ नहीं होती है। रॉयल्टी को ब्रॉड माइनिंग राइट्स के एंजॉयमेंट या एक्सरसाइज के लिए की गई पेमेंट के रूप में समझा गया था। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आती है दैट रॉयल्टी पेड बाय द माइनिंग लेसी इज अ टैक्स, तो स्टेटमेंट को केयरफुली आपने चेक करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना है। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ रॉयल्टी के बारे में मतलब इसके बारे में ही नहीं कहा, कोर्ट ने ये भी कहा कि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव पावर है वो टैक्स लगा सकते हैं एंट्री 50 के तहत। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन या पॉइंट भी है कि स्टेट्स की ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। एंट्री 50 इटसेल्फ सेज कि पावर जो है, जो भी स्टेट्स इस तरह की पावर यूज़ करेंगे उसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल या उसकी लिमिटेशन हो सकती है। तो मतलब स्टेट्स के पास टैक्सेशन की पावर है लेकिन पार्लियामेंट की जो सर्टेन लिमिटेशन वहाँ पर इम्पोज कर सकती है। तो कोर्ट ने मिनरल बेरिंग लैंड का कंटेक्स्ट में एंट्री 49 को भी इंपॉर्टेंट माना था। अब 2024 की जो जजमेंट थी उसमें 2026 के बिल से हम कनेक्ट करते हैं। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। और अब 2026 में पार्लियामेंट ने MMDR एक्ट में अमेंडमेंट करके सर्टेन जो स्टेट लेवल टैक्सेस, जो सेस हैं और मिनरल बेरिंग लैंड है उस पर कई तरह की जो रोक है वो लगा दी है। तो यहाँ पर स्टेट्स का कंसर्न है कि अगर हमारी टैक्सेशन पावर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है तो हमारी फिजिकल ऑटोनॉमी का क्या होगा, और ये कंसर्न स्पेशली मिनरल्स रिच स्टेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट्स का ऑब्जेक्शन क्या है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है स्टेट फिजिकल ऑटोनॉमी, यानी कि मिनरल्स रिच स्टेट्स माइनिंग से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करते हैं, अगर उनकी टैक्सेशन पावर रिस्ट्रिक्ट होती है तो उनके रेवेन्यू रिसोर्सेज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे सेकंड कंसर्न है फेडरलिज्म का। क्रिटिक्स का आर्गुमेंट है कि मिनरल्स डेवलपमेंट को रेगुलेट करने के नाम पर अगर टैक्सेशन पावर्स भी इंक्रीजिंगली सेंटर के फ्रेमवर्क के अंदर चली जाती है तो सेंटर स्टेट जो बैलेंस है वो अफेक्ट हो सकता है। और थर्ड कंसर्न है यहाँ पे रेवेन्यू लॉस का, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर उनका फाइनेंशियल जो एक रिसोर्सेज हैं वो इम्पैक्ट हो सकते हैं।
लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पॉलिसीज अप्लाई की जाती हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है। तो बेसिकली डिबेट ये है कि यूनिफॉर्मिटी एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में, और साथ ही साथ इसको अगर वर्सेस देखें तो स्टेट फिजिकल ऑटोनॉमी और फेडरलिज्म के साथ। तो एग्जाम के लिए इस टॉपिक को हम कैसे याद रखें, जैसे मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ कि 2024 के जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसमें याद रखना है आपने, रॉयल्टी जो टैक्स नहीं है, और एंट्री 50 जो है दैट्स द स्टेट पावर टू टैक्स मिनरल राइट्स, एंट्री 49 टैक्स ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और 2026 की जो अमेंडमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है उस फ्रेमवर्क के ऊपर जिसके तहत यहाँ पर चीज़ें अप्लाई की जाएंगी। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस की जाती है उस अमेंडमेंट का जो बेसिक पर्पस क्या है और उस पर्पस से कौन कौन से जो है लॉज हैं या कौन कौन सी एंट्रीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, वो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो इसी तरह से जो इसमें की पॉइंट्स हैं, की फैक्टर्स हैं, मैंने आपको यहाँ बताए। ऑल्दो इन फैक्टर्स के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो थोड़ा फ्यूचर में हमें देखना होगा, लेकिन इसको आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।